मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मालती, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? ना जाने इंदु को क्या हो गया है, ना तो आज सुबह से कुछ खा रही है और ना ही कुछ बोल रही है, बस उदास सी लेटी हुई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मदन अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी इंदु, मेरी प्यारी बच्ची, आंखें खोलो। जैसे ही इंदु ने अपने पिता की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोल दी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया क्यों नहीं है? अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो मुझे बता दो। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और भी ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, आज सुबह से मुझे भूख ही नहीं लग रही है और मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर मदन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मदन की बेटी इंदु काफी दिनों से बीमार चल रही थी। मदन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बोला, चिंता मत कर इंदु, तू जल्दी ही पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी। इतना कहकर मदन इंदु के कमरे से बाहर आ गया। फिर उसकी पत्नी उससे बोली, आप कब तक मुझे और मेरी बेटी को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? फूल से बच्ची का क्या हाल हो गया है? तुम चिंता मत करो मालती, मैं इंदु की वजह से ही खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इस बार हमारी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। परसों फसल की कटाई है। परसों मैं फसल को बाजार में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद अपनी बेटी इंदु का किसी अच्छे हकीम से इलाज करवाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर मालती दुखी होते हुए बोली, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मालती, ईश्वर पर विश्वास रखो, इंदु बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने हमेशा से लोगों के भले के बारे में सोचा है और मेरे पिताजी कहते थे, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर मदन अपने घर से बाहर चला गया और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जो इसी गांव का था और वो जाना माना हकीम था। मदन को उदास देखकर हकीम मदन से बोला, क्या हुआ मदन, आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हकीम जी, आज मेरी बेटी इंदु ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो दर्द से तड़प रही है। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर इंदु को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना बोलकर मदन फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए हकीम से बोला, हकीम जी, अब मैं अपनी पत्नी से और ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकता। मदन की बात सुनकर हकीम जी गहरी सोच में डूब गए। फिर वो मदन से कहने लगे, देखो मदन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेटी को एक अजीब बीमारी है। ऐसी बीमारी मैंने पहले कभी नहीं देखी और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम इंदु का किसी दूसरे हकीम से इलाज मत करवाओ। तुम एक काम करो, अपनी बेटी इंदु को लेकर असम नगर राज्य में चले जाओ। वहां एक बहुत ही बड़े हकीम रहते हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सी बीमारियों का इलाज करा है जो बीमारी लाइलाज होती हैं। तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। वहां पर तुम्हें धन की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वहां जाने से पहले तुम धन का इंतजाम अवश्य कर लेना। हकीम जी, परसों मैं अपनी फसल काटकर बाजार में बेच कर आऊंगा और उसके बाद मैं अपनी बेटी को उन्हीं हकीम के पास लेकर जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी इंदु जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। हकीम की बात सुनकर मदन अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब मदन अपने खेत की फसल की कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ मदन के घर आ पहुंचा और मदन से कहने लगा, मदन, गजब हो गया। ऐसा क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हो?
जो खबर मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। कल रात तुम्हारे खेतों की फसल में आग लग गई और तुम्हारी सारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर मदन के होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ अपने खेतों पर गया, जाकर देखा कि सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। ये देखकर मदन रोने लगा। तभी वहाँ मुखिया आ पहुँचा। मदन मुखिया की ओर देखकर रोते हुए कहने लगा, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि फसल बेचकर अपनी बेटी इंदु का असम नगर राज्य के हकीम से इलाज करवाऊंगा, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। अब मेरी बेटी का इलाज कैसे होगा? मैं मालती को क्या जवाब दूंगा? पता नहीं ये आग तुम्हारी फसल में कैसे लग गई। आप नहीं जानते मुखिया जी, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि किसी गांव वाले ने मेरी अच्छी फसल देखकर मुझसे जलकर मेरी फसल में आग लगाई है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरी फसल में आग क्यों लगा दी? अब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो समझ नहीं आ रहा है। मेरी बेटी इंदु अब कैसे ठीक होगी? उसकी बीमारी का इलाज अब कैसे होगा? मदन, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। जो तकदीर में लिखा है वो तो होना ही है। तुम्हारी बेटी इंदु एक अजीब बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्जा दिलवा सकता हूँ, जिससे तुम अपनी बेटी का इलाज करवा सको। मुखिया की बात सुनकर मदन को एक उम्मीद नजर आई। वो मुखिया से बोला, मुखिया जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप मुझे जमींदार साहब से कुछ दिनों के लिए कर्ज दिलवा दोगे तो मेरी बेटी का इलाज होना बहुत जरूरी है। मुखिया मदन को जमींदार के घर पर ले जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मदन की फसल में ना जाने कैसे आग लग गई। बेचारा फसल बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहता था। फसल तो बची नहीं, अब ये अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाएगा? जमींदार जी, इस समय मदन को धन की बहुत आवश्यकता है। बेचारे के घर में खाने को भी कुछ नहीं है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। जमींदार साहब, अब आप ही इसकी कुछ मदद कर सकते हैं। इसे थोड़े पैसे दे दो जिससे ये अपनी बेटी का इलाज करवा सके। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी बेटी निशा का विवाह होने वाला है। निशा के विवाह तक इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी के विवाह से पहले आपका सारा धन ब्याज सहित लौटा दूंगा। जमींदार ने कुछ अशर्फियों की थैली मदन को दे दी। थैली लेकर मदन अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी मालती को बताते हुए कहने लगा, मालती, जमींदार साहब बहुत ही अच्छे आदमी निकले। अगर जमींदार साहब मुझे कर्ज नहीं देते तो ना जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं जी। अब हमें बेटी इंदु का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना इसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। हम आज ही अपनी बेटी को लेकर असम नगर राज्य चलेंगे। मदन उसी दिन अपनी पत्नी मालती के साथ अपनी बेटी इंदु को लेकर असम नगर राज्य के हकीम के पास चला गया। जिस हकीम से मदन अपनी बेटी का इलाज करवाने जाता है वो बहुत बूढ़ा था। वो बूढ़ा हकीम इंदु की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में मदन की ओर देखकर कहने लगा, मुझे माफ करो मदन, तुम्हारी बेटी का इलाज नामुमकिन है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बूढ़े हकीम की बात सुनकर मदन, उसकी पत्नी दोनों बहुत घबरा गए। मदन किसी तरह अपने आप को संभालकर बूढ़े हकीम से बोलता है, हकीम जी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे, लेकिन अब आप ही मना कर रहे हो। बेटा,
कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। तुम्हारी बेटी को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। अब तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकते हो। बूढ़े हकीम की बात सुनकर मदन और मालती उदास मन से अपनी बेटी इंदु को लेकर अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर मालती रोते हुए मदन से कहने लगी, क्या अब हमारी बेटी इंदु कभी ठीक नहीं हो पाएगी? हम उसके बगैर कैसे रहेंगे? मालती, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा मन अभी भी कहता है कि हमारी बेटी इंदु सही हो जाएगी। अगर असम नगर के इतने बड़े हकीम ने हार मान ली है तो क्या हुआ? और भी राज्यों में बड़े बड़े हकीम हैं। मैं दूसरे राज्य के हकीमों के पास जाऊंगा और अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा। मदन किसी तरह अपनी पत्नी को समझाता है। अगले दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मालती, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और बिंदु का भी। मेरा अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन खेत में काम करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। इतना कहकर मदन खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत पर पहुंचकर वो देखता है कि जमींदार पहले से ही अपने आदमियों के साथ उसके खेत पर मौजूद थे। जैसे ही जमींदार की नजर मदन पर पड़ी, वो मदन से कहने लगा, मदन, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे अभी और इसी वक्त मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर मदन बुरी तरह से चौंक पड़ा और कहने लगा, जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? तुम बड़े मूर्ख और भोले हो मदन। तुमने ये भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। आप कहना क्या चाहते हो जमींदार साहब? मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। अभी समझ जाओगे, थोड़ा धैर्य रखो। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेतों में आग लगवाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी बेटी इंदु बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिरकर कर्ज लेने के लिए मेरे पास ही आओगे और मेरी किस्मत तो देखो, मुखिया जी स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आए। जमींदार की बात सुनकर मदन के होश उड़ गए। वो गुस्से में जमींदार से बोला, ये आपने बहुत गलत किया जमींदार साहब। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी सुख से नहीं जी पाया है। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। कौन देगा मुझे सजा? ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं मदन। इससे पहले कि मैं तुझे तेरे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, उससे पहले ही यहाँ से चला जा और कभी इन खेतों पर आने की कोशिश मत करना। अब ये खेत मेरे हो गए हैं। तू मेरी रकम सूद सहित इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। मदन बेचारा चुपचाप मायूस होकर आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने जब मदन को रोते हुए देखा तो मदन को अपने पास बुला लिया। क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मदन सारी घटना साधु बाबा को बता देता है कि किस तरह से उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली और उसकी बेटी बिना इलाज के मरने को तैयार है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा। इस दुनिया में बहुत जालिम लोग हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है। दूसरे मरें या जिएं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर मदन उससे बोला, बाबा, मैं धनवान नहीं होना चाहता। मैं तो बस चाहता हूँ कि किसी तरह से मेरी बेटी ठीक हो जाए। धनवान का क्या है, धन तो आता जाता रहता है।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हूँ। बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और पवित्र जंगल पड़ता है। उस जंगल में एक बहुत ही पुराना कुआं है। उस कुएं के पास एक जादुई फूल खिलता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही उस फूल को तुम अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी और तुम एक बार उस फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आएगा। उसके बाद वो फूल गायब हो जाएगा, परंतु उस फूल तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो फूल जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर देर मत करो, जल्दी से उस फूल की तलाश में निकल जाओ। साधु बाबा के कहने पर मदन फूल की तलाश में निकल पड़ा। वो सुबह से शाम तक पैदल चलता रहा, लेकिन उसे फूल का कुछ पता ना चला। थक हार कर मदन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मदन आराम करने के लिए बैठा ही था कि मदन ने देखा एक सुंदर हिरन उससे कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेर निकलकर हिरन के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। शेर को देखकर हिरन बुरी तरह से डर गया। मदन इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरन वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी शेर मनुष्य की आवाज में हिरन से बोला, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेर के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर मदन बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरन भी इंसानी आवाज में शेर से बोली, मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुमने मुझे अपना शिकार बना लिया तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तभी हिरन दया भरी नजरों से मदन की ओर देखकर कहने लगी, हे मनुष्य, क्या तुम इस शेर से मेरी जान बचा सकते हो? हिरन के ऐसा बोलने पर मदन को हिरन के ऊपर बहुत तरस आ गया। फिर मदन शेर से कहने लगा, तुम तो शेर हो, फिर भी इंसानों की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी शेर हूँ, इसीलिए मैं इंसानी भाषा में बोलता हूँ। अगर तुम मायावी शेर हो तो फिर ये हिरण भी मायावी हुआ। तुम इस हिरण को छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम इसके बदले मेरा भोजन बनो। तो क्या तुम मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो? शेर की बात सुनकर मदन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद मदन शेर की ओर देखकर कहने लगा, मुझे एक जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं उस फूल को तलाश करके अपने घर ले जाऊंगा। जैसे ही मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। फिर आप मुझे अपना शिकार बना लेना। अगर तुम इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय मेरा शिकार बनना होगा। मदन ने देखा कि हिरन की आंखों में आंसू थे। हिरन बड़ी ही मासूमियत भरे अंदाज में मदन से बोलती है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं अपने बच्चों के पास नहीं पहुंची तो वो भूख से मर जाएंगे। हिरन की दुख भरी कहानी सुनकर मदन शेर से बोलता है, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो। तुम मुझे खा सकते हो। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। मदन ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ से शेर गायब हो गया और हिरन एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। ये देखकर मदन आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की मदन की ओर देखकर कहने लगी, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस जादुई फूल की तलाश में आते रहते हैं। मैं हर इंसान की इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो,
और कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को उस कुएं के पास पाओगे, जहां वो जादुई फूल उस कुएं के पास मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने घर में पाओगे। मदन ने खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के बाद जब मदन ने अपनी आंख खोली तो उसने अपने आप को उस फूल के नजदीक पाया। मदन ने तुरंत उस फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों के बाद जब मदन ने अपनी आंख खोली तो वो अपने घर के बाहर खड़ा था। मदन दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर मदन ने देखा कि जमींदार पहले से ही उसके घर में मौजूद है और बड़ी बेसब्री से मदन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही जमींदार ने मदन को देखा वो रोते हुए मदन से कहने लगा, मुझे माफ कर दो मदन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिस दिन से मैंने तुम्हारी जमीन छीनी है उसी दिन से मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार है। मैंने बड़े बड़े हकीमों से उसका इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। हकीमों का कहना है कि वो बच नहीं सकती। जमींदार की बात सुनकर मदन कहने लगा, जमींदार जी, घबराइए नहीं। मेरे हाथ में जो आप ये फूल देख रहे हैं ये एक चमत्कारी फूल है। अगर आप इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए लाया था। तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए, वो बेचारी बहुत लंबे समय से बीमार है। जमींदार जी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। मदन का इतना कहना था कि वो फूल मदन के हाथ से गायब हो गया और वो एक सुंदर पुरुष में बदल गया। सुंदर पुरुष मदन की ओर देखकर कहने लगा, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो मदन। तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस कुएं के पास से ये फूल तोड़कर लाए हो, मैं उस कुएं का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं एक फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा और वो मुझे तोड़ेगा, तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है मदन। मांगो, क्या मांगते हो? पहले तो मैं चाहता था कि मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ साथ जमींदार की बेटी भी स्वस्थ हो जाए। तुम इससे अधिक और भी कुछ मांग सकते हो मदन। धन, दौलत, जो भी तुम्हें चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जीवन भर स्वस्थ रहे, क्योंकि मनुष्य का असली धन उसका स्वस्थ रहना ही होता है। ठीक है मदन, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। इतना बोलकर वो सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया और मदन की बेटी इंदु और जमींदार की बेटी भी ठीक हो गई। जमींदार मदन की ओर देखकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो मदन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं आज ही तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी माफ करता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। घर पर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी है। कुछ दिन बाद वही साधु बाबा मदन को दोबारा मिले। साधु महाराज मदन को देखकर कहने लगे, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, मैं समझ गया था कि तुम ही वो इंसान हो जो उस कुएं के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस कुएं के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। साधु की बात सुनकर मदन मुस्कुराने लगा और साधु बाबा भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। अब मदन का जीवन खुशियों से भर गया था। मदन अपनी पत्नी मालती और बेटी इंदु के साथ सुख से जीवन बिताने लगी।